क्रिकेट बुखार उरूज पर T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा, मेगा इवेंट के फाइनल से भी ज्यादा हाई वोल्टेज मैच। पाकिस्तान और भारत आज दुबई में मध्य मुकाबिल, मैच रात 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौमी क्रिकेटर्स जीत के लिए पुरआज़मी, वर्ल्ड कप का कोई भी मैच आसान नहीं, भरपूर कारकर्दगी दिखाएंगे कप्तान बाबर आजम। हमारा मुकाबला मजबूत टीम से है, भारतीय कप्तान विराट कोहली। शायकीन क्रिकेट को आसाब शिकन और सनसनीखेज मुकाबले का बेचैनी से इंतजार। मैच दिखाने के खुसूसी इंतजाम, मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन सज गईं। खुसूसी अफराद भी PTV की साइन लैंग्वेज कमेंट्री से मैच का लुत्फ उठाएंगे। वक्त कम, मुकाबला सब। पाकिस्तान भारत का बड़ा मुकाबला शुरू होने में कुछ ही देर बाकी। बॉक्सिंग रिंग के किंग इंटरनेशनल बॉक्सर आमिर खान भी पाकिस्तान की जीत के लिए फुल जोश। ग्रीन शर्ट को सपोर्ट करने बरतानिया से दुबई पहुंच गए। जैसे जैसे मैच का वक्त करीब आ रहा है, शायकीन का जोश जज्बात भी बढ़ता जा रहा है। जिंदा दिलाने लाहौर भी मैच के लिए बेताब और पुरुम्मीद। पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह अक़लियती बिरादरी भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरजोश। सिख बिरादरी भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ को। कौमी टीम की जीत के लिए गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में खुसूसी दुआ की गई। आज बिशप लाहौर सेबेस्टियन शॉ की अपील पर मसीही बिरादरी की अपनी इबादत में खुसूसी दुआएं। आज पाकिस्तान के जो भी 11 लड़के मैदान में उतरेंगे, उनके पास पाकिस्तान का नया सुपरस्टार बनने का मौका है। पाकिस्तान का हर शहरी इस मैच को लेकर पुरजोश है। इंशाअल्लाह जीत जुनून जज्बे और पाकिस्तान की होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। वज़ीर आज़म इमरान खान की मक्का मुकर्रमा आमद, उम्रे की सादत हासिल की। वक्त के अरकान भी उनके हमरा थे। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरफ से खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से दूरदर्शा ताल्लुकात, खुसूसन इक़्तिसादी और तजारती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबरा इजलास कल रियाद में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में माहौलियाती तब्दीली के बायस तरक्की पसीर मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस और उन पर काबू पाने के हवाले से अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग़ के हवाले से तकरीब में मुमताज़ सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। टेलीविजन तंजीम के उहदेदारों से तफसीली बात हुई। मुशावरत में तय पाया है कि शेड्यूल 4 पर नजरसानी करेंगे। मुकदमात वापस लेने पर भी गौर होगा। अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा की 76वीं सालगिरह के मौके पर मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इज़हार। आलमी अमन के लिए कुर्बानियाँ हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म का सबूत हैं। हमारे जवानों ने आजमाइश की हर घड़ी में लासवाल कुर्बानी की दास्तान दफन की है। मानिए पाकिस्तान के वज़न के तहत आलमी अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल ख़बर जावेद बाजवा। आज़ाद कश्मीर का 74वां यौम तासीस 24 अक्टूबर 1947 को मुजाहिदीन ने डोगरा राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करके रियासत का एक हिस्सा आज़ाद करार दिया। यौम तासीस के मौके पर मकबूजा कश्मीर के मज़लूम आवाम को हक़ खुदरात के दिलाने और जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा को खिराज अक़ीदत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी। सवात, मालम जब्बा समेत दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शारजाह में T20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला। बांग्लादेश को श्रीलंका को 172 रन का हदफ। मोहम्मद नईम 62 रन बनाकर आउट। मुशर्रफ रहमान के नाकाबिल शिकस्त 57 रन। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए VTV न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेजबान बाकर अब्बास जाफरी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही अहम मोमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब एक इनिशिएटिव आपका प्राइम मिनिस्टर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात होगी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पाकिस्तान की बात होगी, 100 बिलियन ट्रीज के सुनामी की बात होगी। So this is very important moment in the history of पाकिस्तान कि आपने environmental friendly पाकिस्तान को बनाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया और 3 सालों में उसकी इतनी मकबूलियत हो गई कि बैनुल-अक़वामी इदारे, UN के जो इदारे हैं, उसके साथ साथ बड़े इंटरनेशनल फर्म्स, तमाम तर फर्म्स ने इसको अप्रिशिएट किया और अब इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान कि सऊदी अरब ने आपको मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के तहत बुलाया है और आपको ये लीडरशिप दी है कि आप दुनिया भर को बताएं ये बात कि कितना इम्पोर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हर मुल्क अपने मुल्क के अंदर दरख्त लगाए, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराए, चाहे वो ऑटोमोबाइल से ताल्लुक हो, एफिशिएंट व्हीकल्स हों, एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल्स हों या फिर किसी भी सेक्टर से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो। तो एक ओवरऑल कंक्लूसिव स्ट्रैटेजी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले इम्प्लीमेंट की अपने मुल्क के अंदर, उसके रिजल्ट्स आए, इंटरनेशनली अक्लेम हुई और अब इट्स अ ग्रेट मोमेंट कि सऊदी अरब के अंदर भी ये अप्रिशिएट किया जा रहा है एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स इन द वर्ल्ड जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बड़ी वॉइस बन चुके हैं। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इसका इम्पैक्ट एक तो शॉर्ट टर्म में आपकी गुडविल इन्हांस होने की सूरत में हो रहा है, आपके इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट करने की सूरत में हो रहा है, लॉन्ग टर्म में आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ में होगा। जैसे ही आप अपनी इकोनॉमी की रिलायंस हटाएंगे फॉसिल फ्यूल से और टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी लेके जाएंगे और जितनी जल्दी ये ट्रांजिशन होगी उतना ही ज़्यादा आपके एक्सटर्नल अकाउंट पे प्रेशर कम होगा, लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी एनर्जी रिलायंस फॉसिल फ्यूल पे कम होगी और एक नई इकोनॉमी जन्म लेगी जिसमें लोकल एंटरप्रेन्योर्स भी सोलर एनर्जी के थ्रू, अल्टरनेटिव एनर्जी के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है इस पूरे विजिट को समराइज करने के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी पे तजज़िया करने के लिए मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूँगा डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग साहब जो कि SVP रहे हैं FPCCI के, वजीर आजम के साबिक मुशीर हैं, इकोनॉमिक इंसाइट्स पे खास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी पे इनकी गहरी नजर है, हमारे साथ प्रोग्राम में अक्सर शामिल होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।
Then we have with us Dr. Ayub Meher साहब, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, खास तौर पे वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो नेगोशिएशंस हैं, इन पे इनका एक्सपीरियंस भी रहा है. He has been part of the negotiations. उनकी गहरी नजर है इंटरनेशनल बायलैटरल टॉक्स को खासतौर पे इन बड़े इदारों से किस तरह किए जा सके. इनसे IMF और ग्लोबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इन पे इनकी इंसाइट्स लेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का. देन वी हैव विद अस नन अदर देन आगा मसूद साहब, जो कि सीनियर मुसन्निफ है और कॉलम निगार हैं, हमारे प्रोग्राम में अक्सर शामिल होते हैं और अपनी माहिराना राय के लिए बहुत मशहूर है. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का. डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगा. इट्स इंडीड अ ग्रेट मोमेंट कि ऑल्दो अ लॉट ऑफ लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग आवर कंट्री, जिसमें करंट अकाउंट के कुछ मसले मसाइल हैं, प्लस फिर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन अमंगस्ट ऑल दैट आपने एक इनिशिएटिव लिया 3 सालों के अंदर और वो इंटरनेशनली अक्लेम हुआ और अब दुनिया भर के दूसरे बड़े ममालिक, सऊदी अरब इज लीडिंग एट द फ्रंट, पाकिस्तान को इन्वाइट कर रहे हैं एंड गिविंग देम दी गाइडलाइंस कि किस तरीके से सऊदी अरब में ये तमाम तरह की जो स्ट्रैटेजी है ग्रीन इनिशिएटिव की या क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल की, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. व्हाट्स योर टेक? देखिए, वाकई क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही हसास मौजू बन चुका है और वक्त के साथ साथ उसकी अहमियत का अंदाज़ा पूरी दुनिया को हो रहा है कि इस पर अगर हमने सही इक़दाम सही वक्त पे न लिए तो ये दुनिया में बहुत ही हौलनाक तब्दीलियाँ ला सकता है. टेम्परेचर 1 से 2% बढ़ जाना, ग्लेशियर का मेल्ट होना, सर्दियों के मौसम में गर्मियों के फल और सब्जियों का उगना और वाइस वर्सा. तो ये एक बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट है. तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे वज़ीर आज़म ने इस पे बड़ी गहरी निगाह शुरू से रखी हुई थी और आवाज़ बुलंद की. आवाज़ तो बहुत सारे लोग बुलंद करते हैं, बस उस आवाज़ को इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया, उसको माना गया कि ये इशू और जो इसके इक़दाम की तजवीज़ कर रहे हैं वो ही हमारे ग्लोबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है. ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. फिर जब उन्होंने मान लिया तो आपने देखा कि बहुत सारी समिट्स हुई जिनको वो जूम पे भी एड्रेस करते थे, वो इनको एज ए एक्सपर्ट लिया जाने लगा ग्लोबल वार्मिंग पे या माहौलियाती तब्दीलियों के ऊपर. और अब ये प्रिंस सलमान का इनिशिएटिव है जो ग्रीन इनिशिएटिव समिट है, NGI के नाम से. ये एक दुनिया के टॉप के एक्सपर्ट इसमें आ रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपने अपने मकाले पढ़ेंगे और इसमें इमरान खान साहब को भी खुसूसी तौर पर बुलाया गया और उनके साथ उनके वो जो एडवाइज़र हैं अमीन साहब वो भी मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर मलिक अमीन हकीम साहब, और हमारे मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हैं जो हमाद अदर साहब वो भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी. तो इस लिहाज से ये बड़ा अहम दौर है. उसमें एक तो ये हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, कुछ नई चीज़ें वो शेयर करना चाहते हैं जो रिसर्च बेस्ड है और मैं समझता हूँ उससे पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है. लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी ये है कि हमारे अपने भी तो मसाइल हैं ना, और ये मौके बार बार नहीं मिलते. तो अगर वो प्रिंस सलमान से मिल रहे हैं, सऊदी अरब में बिजनेसमैनों से मिल रहे हैं, तो उन्होंने 2 चीज़ों की और भी बात करनी है. एक, उन्होंने वर्क फोर्स पाकिस्तान की बढ़ाने की बात करनी है सऊदीया में, क्योंकि कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी दुनिया में श्रिंक हुई. तो सऊदीया में तो आपने देखा कि अभी चंद दिनों पहले कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ने की जरूरत थी, तो लोग नहीं जा रहे थे, उम्रा बंद था, हज बंद थे, लिमिटेड थे. तो अब उन्होंने रिक्वेस्ट करनी है कि फर्द क़ुव्वत को पाकिस्तान से बढ़ाएं. और ये सऊदी अरब वो मुल्क है जिसमें 2 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं. और एक चीज़ और बतला दूँ, अभी मैंने कॉलम जो लिखा था उसमें कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आने वाला जो मुल्क बन गया है सऊदी अरब बन गया. तो इस लिहाज से उसकी बहुत अहमियत है. अब आप आ जाएं कि वर्क फोर्स और उसके साथ साथ डेफर्ड ऑयल की पेमेंट है. हमारा इस वक्त बहुत प्रेशर है फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर और अभी डिप्लीट हुए. देखिए लास्ट वीक 1.5 बिलियन से 2 बिलियन उड़ गए. लिहाजा हमें हर वो तरीके से जिससे हम रिजर्व्स को मुस्तकम रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो, वो अपनाना है. उसमें हमारा 12 से 14 बिलियन डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत का बिल है, इम्पोर्ट बिल जो आता है. तो अगर वो कम हो जाए, उसमें मेन हम सऊदी अरब से ले रहे हैं, कुवैत से भी है. सऊदी अरब में हमें $3 बिलियन की 6 मंथ रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी दिया हुआ था कि आप उधार पे तेल सप्लाई की सहूलत, तो कैश फ्लोज में यानी आप अभी ले लें, ठीक है, और 6 महीने ये दे के फिर नया 6 महीने के ले लें,
तो ये हमारे ऊपर मल्टीपल $3 बिलियन का सही है, एक ईज हो जाता है, एक आसानी हो जाती है। तो वो भी हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि 6 महीने के बजाय इसको साल कर दिया जाए। स्ट्रेटेजिक विजिट इसमें दो। और उसके बाद आखिरी चीज सऊदी अरब के बिजनेसमैनों के साथ मीटिंग है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाएंगे और ऑयल रिफाइनरी का इन्वेस्टमेंट उसमें पेश होगा। इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो जद्दा में है, जो फेडरेशन का काउंटर पार्ट है, उनके सेक्रेटरी जनरल मखावी साहब से मेरी बात हुई थी और उसमें टॉप के बिजनेसमैनों को मैंने कुछ नाम शेयर किया, उन्होंने हमें बताया कि उन्हें मदऊ किया गया है। तो इस लिहाज से ये विजिट बहुत इम्पोर्टेंट और 3 दिन की है, तो ये नहीं है कि जाए उम्रा किया और आप आ गए। 3 दिन में ही विल बी एंगेज इन द इम्पोर्टेंट इश्यूज। और प्रिंस सलमान की जब आप उसमें जाती हैं इन्विटेशन में, तो आप एक सरकारी एक रॉयल गेस्ट होते हैं, तो आपकी बातों का वजन होता है, मीडिया और तमाम चीजें आपको कैरी करती हैं। ठीक है, आई थिंक वेरी इंसाइटफुल कमेंट्स। सर सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है, पाकिस्तान में 2 तरह की राय पाई गई है हिस्टोरिकली कि ये उसके कुछ खातिर ख्वाह नताइज नहीं आए, जबकि इंटरनेशनली हर कोई इसको अक्लेम कर रहा है और बाकायदा स्टैटिस्टिकल फिगर्स दी जा रही हैं और इंटरनेशनल बड़ी फर्म्स UN समेत तमाम तर ममालिक ने इस इनिशिएटिव को एक्लेम भी किया है, इसको अप्रिशिएट भी किया है और इसको फॉलो भी कर रहे हैं, जबकि हम लोकली अभी इसी शशोपंज में मुब्तला हैं कि आया वो दरख्त लगे या नहीं लगे। तो दिस इज अगेन, जब दुनिया एक्लेम कर रही है हमें और इंटरनेशनल एक्लेमेशन आ रही है, प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में जा रहे हैं, व्हाट्स योर इनसाइट सेइंग ऑन दैट? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आई थिंक लोग समझ नहीं रहे। इसके दो एस्पेक्ट हैं इसके। पहली बात तो ये कि ये एस्टेब्लिश्ड स्टडीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज की, डोनर एजेंसीज भी हैं, लैंडिंग एजेंसीज भी हैं, उनकी रिसर्च में एस्टेब्लिश स्टडीज हैं कि क्लाइमेट का जो इश्यूज होते हैं उसमें और इकोनॉमिक ग्रोथ में डायरेक्ट लिंकेजेस है, कोरिलेशन है। जब जिन कंट्रीज में क्लाइमेट बेहतर होता है, इम्प्रूवमेंट आती है, वहाँ अंडरस्टूड है पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कम होते हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाते हैं। अगर ये ग्रीन एनर्जी की तरफ हम आते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और GDP में खातिरखवाह GDP ग्रोथ में इजाफा होता है। ये स्टैब्लिश स्टडीज है, इसमें कोई डिबेट की जरूरत नहीं है। दूसरी ये कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, अब ESG जिसको हम कहते हैं कि गवर्नेंस ऑफ क्लाइमेट वगैरह से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का भी ये पार्ट होता है। इवन GSP+ की हम बात करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, क्लाइमेट चेंजेस की तरफ जाना है, हमें इस पर इन्वेस्ट करना है। जो बहुत सारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, उसमें ये कंडीशन रखी जाती है कि आप इस पर एक्सपेंडिचर करेंगे, क्लाइमेट में बेहतरी लाएंगे। अच्छा, दूसरा जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है ना उसका, एक तो GDP पे असर पड़ रहा है, आपकी हेल्थ एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं। दूसरे अभी एक देखें, बहुत ज़्यादा डिबेट इस पर हो रही है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पे बात हो रही है। जब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज होगा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे हम आएंगे, उनको क्यों इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं आ रही, उसकी एक रीज़न ये भी होती है। अच्छा, उस पर अगर हम उस रीज़न को ओवरकम करते हैं और उस पर बात करते हैं, या सऊदी अरब में जैसे बेग साहब ने अभी रेफर भी किया कि वहाँ हमारी अगर बातचीत हो जाती है और हम डेफर्ड पेमेंट में पीरियड को एक्सटेंड कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है हमारे इंपोर्ट बिल से भी और इन्फ्लेशन से भी। वहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी, मैं आपके प्रोग्राम में इसको अपॉर्चुनिटी को मैं यूज करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये आ रही थी, बहुत डिबेट में देख रहा था 2-4 दिन से, कि पाकिस्तान दुनिया के 4थे नंबर पे आ गया है महंगाई में। एब्सोल्युटली रॉन्ग, मिसलीडिंग स्टेट है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, मिसलीडिंग। जिस इकोनॉमिस्ट की रैंकिंग की बात की जा रही है, उसमें पाकिस्तान को जो 4था नंबर बताया जा रहा है, वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन में 4था नंबर है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन और महंगाई अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम GDP की बात करते हैं और GDP ग्रोथ की बात करते हैं, अलग अलग चीजें हैं। एक स्टैटिक है, एक फ्लो है। जी, बिल्कुल। महंगाई में हम आज भी 30वें नंबर पर हैं दुनिया में, IMF के डेटा के मुताबिक 30वें नंबर पर हैं। इंडिया 29वें नंबर पे, इंडिया हमसे ज्यादा महंगा मुल्क है आज। नाज़रीन, वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब इस वक्त फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब इस वक्त फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन।
इसके बाद भी इस इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करने के बाद भी आज के डेटा पे वो IMF के जो डेटाबेस है उसमें पाकिस्तान का महंगे मुल्कों में 30वां नंबर है। इंडिया हमसे ज्यादा महंगा मुल्क है, उसका 29वां नंबर है। ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट सर आपकी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बिकॉज आपके कॉलम जाते हैं इसके ऊपर। देखिए मैं आपको खिदमत करना चाहता हूँ कि पहले तो मैं याद करूँगा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, पूरा इसका टॉपिक यही है कि मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव जो है ये मोहम्मद बिन सलमान का मतलब अपना उनका एक इनिशिएटिव है और जिसके लिए उन्होंने इमरान साहब को बुलाया है। ही इज द की नोट स्पीकर। दूसरा उनका खुद है ग्रीन सऊदी अरबिया, दो उसका पार्ट है। एक तो ये है कि मिडिल ईस्ट पहली मरतबा, मेरा ख्याल है कि मिडिल ईस्ट की तारीख में पहली मरतबा इस किस्म का इनिशिएटिव लिया गया है कि हम ग्रीन करेंगे, और यह है कि पूरी इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे। और इसके बाद सऊदी अरब ग्रीन, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह है कि आपको मालूम है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज के अंदर वो हार्डली 4 to 5% है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफरिंग उन्हीं को होती है। फिर सबसे बड़ी बात है दौलत की है, बस एक मतलब दौलत के लिए जमा करना। अब जितने भी क्लाइमेट चेंज का जो मतलब मेन थ्रस्ट है वो डेवलप्ड कंट्रीज है, मिसाल चाइना है, इंडिया है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है। इनकी वजह से जो है ना जिस तरीके से क्लाइमेट पर असर हुआ है ये सारे मसले उन्हीं के हैं। फिर आपको इस पर बात सुन के हैरत होगी कि क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में $100 बिलियन का वो था मख्तस किया था। दैट वाज द अमाउंट दैट वाज एक्चुअली ईयरमार्क्ड फॉर द फॉर क्लाइमेट चेंज। अब आप मुझे बताइए कि अभी तक ट्रंप ने तो अपने आप को अलहदा कर लिया था, लेकिन अब ये कि अमेरिका इज गोइंग टू ज्वाइन क्लाइमेट चेंज, तो उसमें 100 बिलियन के सिलसिले में अब जो पैसे जमा हो रहे हैं वो भी अब तक मुकम्मल नहीं हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये तो सूरत हाल है, लेकिन मैं यकीन मानिए कि जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान ने ये स्टेप लिया है ये एक बहुत आला स्टेप है। दूसरी बात ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब बैठे इस पर इत्तेफाक करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी की बड़े गुंजाइश है। हम लोग मतलब ये कि बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम रिन्यू करके दोबारा उसको अपनी मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ला सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अब हम विंड की तरफ हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए विंड, आप जमपीर चले जाइए, जो पहला प्रोजेक्ट लगा था जमपीर में विंड का वो बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट है, लेकिन क्योंकि उसकी तरफ से मतलब मेंटेनेंस नहीं होता, R&D नहीं होती, तो उसकी वजह से वो जो हम नताइज हासिल करना चाहते हैं, जो नताइज हासिल करना चाहते हैं वो नताइज नहीं मिल सके। तो मैं सिर्फ कहना चाहता है कि ये जो समिट हो रही है ये समिट जो है ना ये बड़ा इम्पैक्ट रखेगी पूरी दुनिया में। देखिए बात असल ये है कि इस वक्त भी सऊदी अरब जो है ना दुनिया की 13 बड़ी इकोनॉमी है, 13वें नंबर पे इकोनॉमी है सऊदी अरब की, तो उसको आप इतना आसान ना समझें। और दूसरी बात यह कि सऊदी अरब का जो विजन है वो 2030 का वो विजन जो है मेन स्टे है सऊदी अरब की इकोनॉमी का। मिसाल के तौर पर यह है कि वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब इट विल बी नॉट ए ऑयल बेस्ड इकोनॉमी एनी मोर, वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये डाइवर्सिफिकेशन जो होगा ना वो तो सऊदी अरब को न सिर्फ ये कि सारी दुनिया से मतलब इन्वेस्टमेंट आएगा, बल्कि सऊदी अरब का एक नया इमेज पैदा होगा। देखिए सऊदी अरब के बारे में लोग अक्सर मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जैसे कि ये कंजर्वेटिव मुल्क है, लेकिन ये कि जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं उन्होंने ओपननेस की है, उसकी वजह से सऊदी अरब का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हर चीज़ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पर ये आप तस्वीर कर सकते थे कि इतनी जल्दी जो है उम्रा खुल जाएगा, लोग जो है ना मतलब कंधे से कंधे मिला के दोबारा इबादत करेंगे अल्लाह की। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि जो डाइवर्सिफिकेशन है कल 2030 का जो विजन है सलमान साहब का वो विजन जो है ना वही मतलब सऊदी अरब को मजीद आगे ले जाएगा। ठीक है, बहुत ही इन डेप्थ हमने पहले राउंड में डिस्कशन कर ली। नाज़रीन अब डिबेट को खोलते हैं बहुत ही ज़्यादा ओपन डिस्कशन के लिए। यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए क्या एडवांटेजेस मौजूद हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब IMF से नेगोशिएशन भी अभी अनसर्टनिटी का शिकार है, दूसरी जानिब FATF ने अगेन दे हैव केप्ट यू इन द ग्रे लिस्ट, तीसरी जानिब अफगानिस्तान की सूरत हाल इवॉल्विंग है, दैट्स अगेन वहाँ भी अमन पूरी तरह से नहीं आ पाया है एंड अगेन बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। देन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का विजिट सऊदी अरब में, खासतौर पर डेफर्ड ऑयल पेमेंट, उसके साथ रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट्स और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं इसमें किसी किस्म की मीडिएशन। हाउ डू आर गेस्ट सी दिस ओवरऑल सिचुएशन? सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ऑफ द स्ट्रेटेजिक व्यू एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट इन द मिडल एज वेल। जी सर। देखिए
गिद्दड़ सिंगी लेकर पैदा हुए थे, जो इनके पास ही थी, जो हमारे लोगों के पास नहीं है। वो आपके पास अलादीन का चिराग है कि आपके 18 साल के बच्चे लाखों पाउंड के फ्लैट खरीद सके? आपके पास तो ऐसा कोई, मैं समझता हूँ, अलादीन का चिराग नहीं है जो चिराग इनके पास था। तो लिहाजा हमने अपने मुल्क को सही तरक्की की तरफ लेके जाना है। आप देखें, फैसलाबाद टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बन गया था। पावर लूम यहाँ पर कबाड़ के भाव बिक रही थी। आज ना सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है, पावर लूम चल रही है, बल्कि हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है। आज आप देखें, हमारा किसान खुशहाल हुआ है। किसान खुशहाल क्यों हुआ है? ये इनके दौर के अंदर यूरिया हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। ये पिछले 2 साल से हमने एक बैग यूरिया का जो है वो इंपोर्ट नहीं किया। किसान को 1800 रुपए में यूरिया का बैग मिल रहा है, क्योंकि हम उन्हें गैस दी। तमाम बंद फर्टिलाइजर प्लांट्स को हमने चलाया, उससे हमने मुल्क का ज़र मुबादला बचाया। लिहाजा हमने अपने मुल्क को इंशाअल्लाह एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, तरसीलात ज़र बढ़ानी है, पैदावार बढ़ानी है, और हमने अपने मुल्क को अपने पांव के ऊपर खड़ा करना है। और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब इसको मुमकिन बनाएंगे। और आपने देखा कि आज इंडिया पाकिस्तान का भी जो है वो क्रिकेट मैच है, और मैं समझता हूं कि पूरी कौम की नजरें भी जो है वो उस जानिब लगी हुई हैं। ग्रीन शर्ट्स के ऊपर पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ पर हर बंदा जो है वो ये चाहता है, तमाम क्रिकेट लवर्स हैं, तमाम क्रिकेट लवर्स हैं, और तमाम चाहते हैं कि आज जो है वो बाबर आजम का बल्ला भी खूब चलेगा, और आज जो है वो हमारे जो बॉलर्स हैं उनके यॉर्कर्स भी चलेंगे, उनके बाउंसर्स भी चलेंगे, और इंडिया की मैदान में, क्रिकेट के मैदान में आज जो है वो दुर्गत बना के आए। और हमारे आज प्लेयर्स के पास पूरा मौका है। पूरी कौम उनके लिए जो है वो, पूरी कौम उनके लिए, जमाल शाह तो भी दुआ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दासना? पूरी कौम उनके लिए जो है वो दुआ कर रही है, और इंशाअल्लाह बेहतरीन मैच आपको खेलने को मिलेगा। और मैं उनको कहूंगा भरपूर जज्बे से मैदान में उतरे, और आपने जो है वो मुल्क की इज्जत के लिए खेलना है, हरे परचम की सरबलंदी के लिए खेलना है, और आपने जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो फख्र से बुलंद करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाकिस्तान। वजीर ममलिकत फारूक हबीब फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी कौम आज के मैच के लिए पुरजोश है, कौम अपनी टीम के लिए दुआगो है। नाज़रीन, ये थी पीटीवी ताज़ा तरीन। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं जो कि हमें मिर्जा साहब ने बताए कि एक जानिब हम ग्रोथ की बात करते हैं, दूसरी जानिब IMF आपको स्क्वीज कर रहा है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं हम कहाँ खड़े हुए हैं? जो ग्रोथ टारगेट्स हैं हम मीट कर पाएंगे यहाँ से? बिकॉज आई रिमेंबर कि हमारे प्रोग्राम में शौकत तरीन साहब ने जब जाने से पहले हमने बात हुई तो उन्होंने कहा इट विल बी वेरी टफ नेगोशिएशन एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि आम आदमी पे प्रेशर नहीं पड़े, लेकिन द पॉइंट दैट ही रेज इसके फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट भी होगा और देन मल्टीप्लायर इफेक्ट का सेकंड राउंड इम्पैक्ट होगा। व्हाट्स योर इनसाइट? देखिए, मैं देख रहा कि कुछ चीज़ों से मैं डिसएग्री करूंगा। एक दो चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर दूं। पहले जो मेजोरिटी ऑफ दी बॉरोवर कंट्रीज है दुनिया में, मेजोरिटी वो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इनसे लोन लेती हैं, IMF से नहीं लेती। बहुत कम कंट्रीज हैं जो IMF की तरफ जाती हैं, तो वो कोई इंडिकेटर इस तरह डायरेक्ट इंडिकेटर नहीं है। उसका रीजन? उसका रीजन यस, ये जो मैं अदारे बता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह, ये डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं, डेवलपमेंट के लिए, कम्पिटेटिव बैंक के लिए। IMF का जो लोन होता है वो बेसिकली उसका चार्टर है ना जो IMF का, जिस मकसद के लिए वो बना था, वो वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। और वर्किंग कैपिटल के लिए सिर्फ डेफिसिट के लिए, जो ट्रेड डेफिसिट के लिए मेन ट्रेड बेसिकली जो उसका रीजन होता है कि वो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी इम्पोर्ट्स के 8 वीक्स के इक्वल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद हैं तो आप सेफ हैं। 8 वीक से कम अगर हो गए तो फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में आपकी LC ऑनर्ड नहीं होती, LC नहीं खुल सकती, और टेक्निकली उस कंट्री को कहते हैं कि ये कंट्री बैंकरप्ट हो गया है जब LC नहीं खुल सकती। IMF की जिम्मेदारी है कि मेंबर कंट्रीज को इस सिचुएशन से बचाए डिफॉल्ट होने से, उसके लिए वो लोन देता है। उसका लोन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आके ऐड हो जाता है और ऐड होने के बाद कंट्री डिफॉल्ट से बच जाती है। वो कोई डेवलपमेंट के लिए लोन नहीं होता, ये ध्यान में रखना होगा। अच्छा, दूसरे ममालिक में 8 वीक के रिजर्व जनरली होते हैं? 8 के नहीं, हर कंट्री का डिफरेंट होता है, कोई 6 वीक, कोई 8 वीक, वो देखा जाता है। जनरली एशियन कंट्री के रिजर्व बेहतर है पाकिस्तान कि शिपमेंट कितने अरसे में होती है, वो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है शिपमेंट के ड्यूरेशन से। हमारे यहाँ 8 वीक है, एक जमाने में 6 वीक भी थी। अच्छा, अब उसमें IMF से इस मकसद के लिए अगर लोन लिया जाए, उसकी जरूरत पड़ क्यों रही है? एक चीज हम अभी डिस्कस तो कर रहे हैं कि अगर हमारी डेफर्ड पेमेंट हो जाए तो इसकी जरूरत कम हो जाती है ना इसके अनुसार। एक तो ये चीज है। दूसरा, जब IMF इस मकसद के लिए भी जो लोन शॉर्ट टर्म लोन होता है ये दे रहा होता है, तो पहली स्टेज पे IMF खुद ये सवाल करता है, यही क्राइटेरिया होता है कि पे बैक कहाँ से होगा। ये हमारी वीकनेस है कि हम क्या बताते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है कि यहाँ से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फिर वो अपनी सजेशन देते हैं। हमारे पास आसान तरीन हल ये होता है, और IMF को भी पता है ये आसान हल है, कि हम फौरी तौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे चले जाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेशन से हम भी अवॉइड करते हैं। विल पावर चाहिए, कलेक्ट नहीं कर पाती, FBR की मशीनरी कलेक्ट नहीं कर पाती। इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन आसान होती है, सब्सिडीज विड्रॉ कर लो, आसान काम है। लेकिन उसके पॉइंट आपको बड़ा पहले, क्योंकि मिर्जा साहब की बात में वेट इसलिए है
کہ تمام تر ایکسپرٹس, تمام تر اکانومسٹ جنرلی کہتے ہیں کہ IMF کے ساتھ اگر آپ کا اگریمنٹ ہو جائے تو دوسرے انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز اپنا ووٹ آف کانفیڈنس دے دیتے ہیں. بٹ یو ٹیکنیکلی سیئنگ دیٹس ناٹ کریکٹ. ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہے, نہیں ان کی دونوں کی ریکوائرمنٹ ڈفرنٹ ہے. جس مقصد کے لیے دوسرے اور سائیکولوجیکل ایک مارکیٹ میں امپیکٹ آتا ہے. اگر IMF آپ کو فیل کر دیتا ہے, مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں, صحیح ہے, اب دوسرے دن دیکھیے گا اس کا اثر ورلڈ بینک پہ بالکل نہیں پڑے گا. ورلڈ بینک کی اپنے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ پہلی مرتبہ IMF کے پاس نہیں جا رہے ہیں, یہ شاید 18واں یا 19واں مرتبہ آپ جا رہے ہیں, اور یہ ہے کہ یہ کوئی ویسی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ IMF کا جو اس وقت طریقہ کار ہے نا, دیکھیے IMF جو ہے موو کرتا ہے انٹرنیشنل جو پاور پلے ہے نا, پاور, وہ اس سے موو کرتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کا جو مطلب اوور آل جو اکنامک تھرسٹ ہے, میں سمجھتا ہوں اتنا برا نہیں ہے. ابھی خود ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جو ووٹنگ رائٹ ہے IMF میں, جو ووٹنگ رائٹ ہے جس نے ڈیسائڈ کرنا ہے, اس میں 52% جو ووٹنگ رائٹ ہے وہ یورپین یونین اور USA کے پاس ہے. اکویٹی کس کی ہے, انہیں کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے نا. تو ووٹنگ رائٹ تو ان پولیٹیکل پاورز کے پاس ہے جنہوں نے ڈیسیژن لینا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ دیکھیں ہمیں یہ مارکیٹ سینٹیمنٹ کو چینج کرنا ہوگا. اس میں میڈیا کا بھی رول ہونا چاہیے کہ IMF کا لون کس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے اور اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. ہمیں چینج کرنا ہوگا مارکیٹ کا سینٹیمنٹ. اگر ہے کہ جی بہت نقصان ہو گیا, اب یہ ہو جائے گا, کیا ہوگا, وہ ایک ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اور ہمارے جو لوگ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں وہ کوئی الٹرنیٹ دیں نا کہ کہاں سے ریکوری ہوگی, سبسڈی یا ڈائریکٹ ٹیکس. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کہ ہم IMF کی نیگوشیشن کو ڈیولپنگ کنٹریز اور خاص طور پہ پاکستان اوور بلون کرتے ہیں, جبکہ اتنا ہی پیسہ آپ آرام سے IMF کے جو لون ہے اس کو بجٹڈ کیا ہوا ہے. اچھا, یہ اگین بجٹڈ ہو نہیں سکتا نا, ہو نہیں سکتا. فسکل میں نہیں آتا, فسکل ڈیفیسٹ میں نہیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ سے ہم نے لیکن ایکسپیکٹڈ اس میں آتا ہے, ایکسپیکٹڈ فگرز میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے کہاں سے آپ بل کریں گے. آپ یہ پروجیکشن میں ڈیولپمنٹ میں تو نہیں یوز ہوتا نا, گورنمنٹ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر میں یوز ہو رہا ہے, ٹریڈ کے لیے یوز ہو رہا ہے, تو وہ مطلب ٹریڈ ڈیفیسٹ کے لیے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے, فارن ایکسچینج میں اس کا ایڈیشن. بٹ the question is here کہ یہاں سے اگر آپ سکوک بانڈ ریز کرتے ہیں اور $2-2.5 ارب جاتے ہیں, ایکسپینسو ہوں گے, سلائٹلی ایکسپینسو, بٹ اسٹل اویلیبل, بٹ دا کاسٹ از کہ اگر جب آپ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو دوسرے 4-5 اسٹرنگز اٹیچڈ ہیں they become even more expensive. آپ بات اصل یہ ہے کہ ہم لوگ سچ بات کرنے سے ڈرتے ہیں کہ فلاں ناراض ہو رہا ہے. دیکھیے بات, آپ کی ملک میں جو اکنامی ہے اس میں کرپشن بہت ہے, اتنا کرپشن ہے. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, میں کسی صوبے کا نام لینا چاہتا. آپ پیٹرول کے بل دیکھ لیجیے کہ پیٹرول کے بل کتنے جا رہے ہیں. آپ کھوکھلا ہو رہا ہے آپ کا ملک, مطلب کہ ایک وزیر کے پاس 5 گاڑیاں ہیں اور کتنا پیٹرول وہ خرچ کر رہے ہیں, کیسے خرچ کرتے ہیں, کہاں جاتا ہے. میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے IMF کا جو پریشر ہے, IMF جو اگر کہتا ہے کہ اپنا بجٹ میں آپ یہ کم کریں یا اپنا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں, وہ ان کی بات غلط نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں آپ کو اور وہ آپ کو دے رہے نو فری لنچ, لیکن آپ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو بدلنے کو تیار نہیں ہے. جب آپ بدلنے کو تیار نہیں ہے تو جس قسم کی گفتگو آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں, جس قسم کی باتیں آپ سوچتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے. کوئی ایسا طوفان نہیں ہے. اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات فرمائی, بالکل صحیح, جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ بہت آسان ہے. آپ شربت پی رہے ہیں, آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس لگتا ہے. تو انڈائریکٹ ٹیکس تو اصلی جو مطلب FBR پہ جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو ایلیٹ لوگ ہیں, ایلیٹ جن کے پاس بے پناہ دولت ہے, دیٹ از پارٹ آف دا ریفارم ایجنڈا. سر ریفارم ایجنڈا میں آپ میں بہت ہی ادب کے ساتھ آپ کو دیکھیے, آپ نے اگر ایلیٹ سے ٹیکس لیے نا تو آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ غریب آدمی سے آپ لے رہے ہیں, وہ شربت پی رہا ہے, وہ چائے پی رہا ہے, آپ اس سے ٹیکس. میں صرف کیا کر رہا ہوں کہ جس دن ایلیٹ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس میں رہتے ہیں, ہمارے پاس کوئی دوسرے ملک کی نیشنلٹی نہیں ہے. آپ کے کتنے بیوروکریٹس ہیں جن کی دوسرے ملک میں نیشنلٹی ہے. دیکھیے یہ جو سوچ ہے, یہی وجہ ہے کہ IMF ہو یا کوئی دوسری لینڈنگ ڈونر ایجنسیز ہو نا, وہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یار دے آر ناٹ سنسیئر ود دیئر اون نیشن. 2-3 اسٹیٹس اگر لیٹسٹ آپ دیکھیں تو ریکارڈ فائلنگ انکریز ہوئی ہے, پلس جو نان فائلرز ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت اسٹرانگ جو ہے وہ سینکشنز لگانے کی بات کی ہے کہ اگر آپ ایک دن بھی لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کے مانیٹری سینکشنز بھی ہیں, اس کے علاوہ آپ کا بینک اکاؤنٹ تک بھی فریز کیا جا سکتا
सकता है। दूसरी चीजें भी आपको कदगन लगाने की बात हुई, कुछ मराद दी गई थी बिजनेस कम्युनिटी को, वो भी विड्रॉ किए हैं। बात देखिए मराद की बात A lot of things are happening here. देखिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। मैं ये समझता हूँ मैं पाकिस्तान के बारे में मेरी एक राय है कि पाकिस्तान जो है ना ये बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसके अंदर बेपनाह मतलब ये कि इम्कानात है तरक्की के, आगे बढ़ने के। देखिए मैं फिर ऐसा करूँगा तो इस मुल्क को कौन चला रहा है? हम आप ही चला रहे हैं ना, चाहे वो इमरान साहब हो या कोई भी हो। लेकिन देखिए जबकि आप लोअर टियर पर अगर आप करप्शन को नहीं रोकेंगे, अगर आप इन चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो आप यकीन माने कि आपकी इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी। अभी कह रहे हैं कि आपकी 4% इकोनॉमी ग्रोथ होगी, यही ना 5% नहीं, मेरा ख्याल 5% तो ऐसे अच्छा। दूसरी बात गवर्नमेंट इज सेइंग एक्चुअली इवन 5% से भी ऊपर जा सकती है, प्रोजेक्शन है उनकी, लेकिन हालात जो है और IMF और दूसरे जो एजेंसी 4% कह रहे हैं। पाकिस्तान का जो मसला सबसे बड़ा जो मसला पेश हो रहा है ना वो अफगानिस्तान का है। देखिए अफगानिस्तान में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी नेटो कॉन्फ्रेंस हुई थी उनका मेरा ख्याल है कि बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने कम से कम इस बात को तस्लीम किया कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ेंगे और रीजन में जो है ना अफरा तफरी पैदा होगी। लेकिन सवाल ये है कि उनके $9 बिलियन जो है ना अभी तक आपने जमा कर रखे हुए हैं। दिस इज द अमाउंट दे वांट बैक। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि अभी तक उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। अभी पाकिस्तान ने जो उनको 5 बिलियन का मदद दी है कि 5 बिलियन की, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का जेस्चर खुद अच्छा जेस्चर है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि ये कहना कि अफगानिस्तान के अंदर अब अमन कायम हो जाएगा। देखिए जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है तालिबान ने, उस एग्रीमेंट को उन्हें पूरा करना चाहिए। जब तक कि वो पूरा नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ, बात कर रहा हूँ कि जब तक कि आप गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, अभी देखिए वहाँ पर सारे जर्नलिस्ट मौजूद है, AFP का मौजूद है, रेटर्स का मौजूद है, वो जाकर इंटरव्यू करते हैं। वो कहते हैं कि हम अभी सेकेंडरी के क्लास में थे और हमें अब इजाजत नहीं मिल रही, हम नहीं जा रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट है। दूसरी बात ये कि देखिए जाफर साहब, बात इसलिए है कि अफगानिस्तान के अंदर बाद ऐसे फोर्सेज भी है विद इन अफगानिस्तान कि वो स्टेबिलिटी नहीं चाहते। There are proxies of India as well. There are big powers. Proxies नहीं है, international powers वो proxies नहीं है, वो proxies नहीं है, वो यार एजेंट है, वो मतलब ये कि डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और खुदा ना खासा मैं आपको बता दूं, देखिए मैं एक चीज समझता हूँ कि उन्होंने कोई 21 साल तक मेहनत की है इस दोबारा आने के लिए। पहले तो वो 6 साल रहे तालिबान, अब 21 साल के बाद, वो 20 साल के बाद आए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तालिबान को आपने डिस्टेबलाइज किया एंड द गवर्नमेंट डजंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रियल इशू, तो मेरा ख्याल है कि दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द एंटायर रीजन एंड द एंटायर रीजन विल बी बर्निंग एट एंड। ठीक है, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, थोड़ा IMF की डिस्कशन के ऊपर वापस आ जाते हैं। जो एक और शर्त है जो अब सर्कुलेट हो रही है वो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट की है, उसको थोड़ा बताइएगा कि वो है क्या शर्त, पाकिस्तान को क्यों कंप्लाई करना है और उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा। बिकॉज IMF इज बेटिंग कि इससे आपको गवर्नमेंट को फायदा होगा, जो आपके पैसे कमर्शियल बैंक में रखे हुए हैं जिसपे कमर्शियल बैंक सूद या प्रॉफिट कमाते हैं, उस पर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, और एक्चुअली सिंगल अकाउंट होगा वो आप सब अकाउंट के थ्रू मैनेज करें। थोड़ा बताइए क्या बेसिकली ये जो कंडीशन है डायरेक्टली रिलेटेड है जो 6 माह पहले से बात शुरू हुई है ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट बैंक, उससे ये रिलेट कर रही है ट्रेजरी, सिंगल ट्रेजरी। अभी क्या होता है, अभी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, उस डेफिसिट फाइनेंसिंग में जो स्टेट बैंक की जो इस तरह की एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर होता है, उसमें गवर्नमेंट के प्रोमिसरी नोट टाइप की एक चीज़ है जिसे यूज ऑफ कैश बैलेंस हम कहते हैं। गवर्नमेंट स्टेट बैंक से भी लोन ले लेती है, वो अलग से ट्रेजरी है उसकी। कमर्शियल बैंक से इस मरतबा भी जो रखा गया है वो कोई 2 ट्रिलियन रुपीस कमर्शियल बैंक से लोन लेना है, बजट फिगर है, वो एक अलग से अकाउंट हो रहा होता है। तो अब ये है कि अगर गवर्नमेंट के पैसे रखे होंगे तो गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट ले रही होगी, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी हो जाएगी। स्टेट बैंक गवर्नमेंट को लोन इस तरह से नहीं दे पाएगा, कमर्शियल बैंक से ले रहे हैं या वापस कर रहे हैं वहां तक रहेंगे, उस पर इंटरेस्ट पे भी कर रहे होंगे, रिसीव भी कर रहे होंगे। इसमें स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का एस्पेक्ट इसमें इनडायरेक्टली ज्यादा इन्वॉल्व है, वो एक शर्त है। लेकिन बेसिकली अगर मैं समझना चाह रहा हूँ, आम आवाम को समझाना चाह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों के पैसे कमर्शियल बैंक में पड़े हुए हैं और कमर्शियल बैंक उनको आगे इस्तेमाल करके उस पर सूद कमाते हैं या फिर प्रॉफिट कमाते हैं, तो अब वो पैसे स्टेट बैंक में चले जाएंगे, और अगर उस पर सूद कमाए तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, और नेट ऑफ होके बनेगा। अभी तो गवर्नमेंट के पैसे मोस्टली नेशनल बैंक में होते हैं, वो जो स्टेट का बैंक है, और करंट अकाउंट में होते हैं। सही है, दैट्स वेरी बैड एक्चुअली। करंट अकाउंट तो बेसिकली करंट अकाउंट में होते हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर 20 साल पहले 1 लाख रुपए आपके करंट अकाउंट में रखे हुए थे तो अभी उसकी अहमियत कम हो गए, 17,900 के करीब। देखिए इसमें एक और भी चीज है
ये गवर्नमेंट कॉरपोरेशन में और सब्सटेंशियल अरबों रुपए के जिनके पास क्रेडिट बैलेंसेज होते हैं, अभी उनके CFO जो हैं वो आज़ाद थे कि किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ वो उसकी रेटिंग तक नहीं देखते थे कि ये ट्रिपल है, ए है, बी है या सी में आ जाता है। कुछ बैंक ऐसे हैं जो सी कैटेगरी में जिनका कैपिटल अभी स्टेट बैंक के मुताबिक नहीं है, तो वो वहाँ रखते थे। माजी में ऐसा हुआ 2 जगहों को मैं नाम नहीं लूंगा, पैसे डूबे क्योंकि वो बैंक वो इंस्टीट्यूशन जो है बैंक तरफ होता है, उसमें हमारी फेडरेशन के भी फंड होगा, मैंने फिर टेकअप कराया, वो अदारा खत्म हो गया, वो इदारा खत्म हो गया। तो एक तो चीज ये है कि इसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, आपको रेटिंग पता हो, ट्रिपल ए के साथ बैंकों के साथ रख रहे हैं, उसके बहुत कम चांसेस होते हैं डिफॉल्ट होने के, वीजा वीज सी कैटेगरी के पास है, और उसमें उनके अपने मफादात होते हैं, दोस्ती यारियां होती हैं, रिश्तेदारियां होती हैं, ये बोल के पैसे रखते हैं कि जी जॉब दे दो, और वो एक छोटा कैशियर या एक जूनियर ऑफिसर बना देते हैं। तो एक तो ये दूसरी और आपका करंट अकाउंट दे देते हैं आपको, और आप तो एक ये, फिर दूसरी चीज ये है कि गुड मेजर बिकॉज इट्स गुड कि अगर गवर्नमेंट इदारों के पैसे अगर सेंट्रलाइज हों और रेटिंग के हिसाब से वो उन इदारों में बैंकों में रखे जाएं जो महफूज तस्वर किए जा रहे हैं और यील्ड उसमें अच्छी उनको मिले, ये नहीं कि करंट अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो उन इदारों के लिए ये बेहतर है। तो मैं समझता हूँ ये वो सब वो चीजें थी जो माजी में नेग्लेक्ट की गई थी, इग्नोर की गई थी, लेकिन अब इनको पे भी पॉइंट आउट हो रहा है कि आप इनको रेगुलराइज करें और राइट डूइंग सो कि ऐसा करना में फायदा ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगर आपको प्लेसमेंट महफूज हो, यील्ड रिटर्न अच्छी मिल रही हो, तो उन इदारों को फायदा होगा। इसमें एक चीज आएगी कि अगर वो जो सिंगल अकाउंट हो जाएगा तो एक अदारे के पैसे दूसरे अदारे में वो ऑपरेट कौन करेगा? लेकिन उसकी एक अदारा अगर नुकसान में हो तो अकाउंट के थ्रू सब अकाउंट अगर सब अकाउंट के उसकी पावर किसके पास होगी? डेलीगेट कैसे की जाएगी? लेकिन ये एक अदारा सही जा रहा है, ये निटिग्रिटीज है, बट ब्रॉड बेस तो ये चीज अच्छी है ना कि जो अभी एक CFO जो है वो घर के किसी बंदे को जॉब रखवा के और उसके 20 मिलियन डुबो देता है और बाद में वो बैंक ठीक है क्रेडिट रेटिंग में आता है, वो मार्कअप भी नहीं दे पाता। ये हम दोबारा सोवियत रिजीम में होता था सिंगल अकाउंट। हम लोग इस पर टेक्निकलिटीज पर बहुत आ गए हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे सुनने वाले हैं वो बस चीजें आपसे सुनना चाहते हैं कि हम किस तरीके से व्हाट इज द पेनिफिया, मतलब ये कि हर शख्स IMF को बुरा भला करे। भाई आप 18-19 मरतबा आप वहाँ गए हैं, आपने पैसे दिए, मैं ये कहता हूँ कि आप सादगी क्यों नहीं इख्तियार करते, आप करप्शन क्यों नहीं रोकते? देखिए ये चीजें ऐसी हैं जिस पर हो सकता है कि बहुत से लोगों को बुरा लगे, लेकिन आज भी आप देखें कि जो लोअर टीयर्स में है वो बाकायदा करप्शन हो रहा है, और इस करप्शन को अगर आप ये दोनों यही बात कर रहे हैं। नहीं मैं तो इसलिए कहा कि ये हमसे बहुत काबिल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, हम तो मतलब ये कि जो भी सीखते हैं कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे सुनने वाले ये मालूम करेंगे अगर देखिए वो तो ये कंडीशन जो कि मई में डेडलाइन थी एंड वी मिस्ड द डेडलाइन। और दूसरी बात ये कि देखिए स्टेट बैंक की इकोनॉमी का पूरा पैकेज है और वो आएगा। बज़ाहिर तो स्टेट बैंक कहता है कि ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में भी इस्लामाबाद कानून आते हैं। और ये भी बताऊँ आपसे कि ये अगर ये समझ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे शौकत तरीन साहब जो है ना वो खुद भी समझते हैं कि वो कितने दबाव में, उनको ये मालूम है कि आवाम चाहते क्या है। अगर वो इनकी सारी कंडीशन मालूम मतलब पूरी कर देते हैं, कहते हैं ठीक है हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे, मैं समझता हूँ कि उसका आसान तरीका फिर खबर क्या ही करेंगे, जैसे कि मुझे मालूम हुआ है और डॉक्टर साहब बेर में आउट कि फिर ये नोट छापेंगे, फिर नोट छापेंगे ठीक है हम तुम्हारे नहीं मानते तुम्हारी कंडीशन, तो हम खुद अपने आप को सेल्फ सस्टेन करेंगे। देखिए बात उससे ये कि IMF जो है ना उसको चाहिए कि जरा सा थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्रीज, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है अफगानिस्तान के मसले पर, दहशतगर्दी के फ्रंट लाइन स्टेट पाकिस्तान रहा है, पाकिस्तान के कितने मतलब ये कि हालात बिगड़े हैं, लेकिन वो कौमें मतलब जो मतलब इसके पीछे बैठे हैं उनको भी सोचना चाहिए IMF एक कमर्शियल इदारा है और वो आपकी भूख, आपकी जज्बे, आपके फटे कपड़े को नहीं देखता। वो IMF ये देखता है
कि डेफिसिट को पूरा करने के लिए मेंबर ममालिकों को वो बेल आउट करता भाई है, मुझे बताइए, और उसके साथ शराइत देता है, और वो शराइत अगर आपको कबूल है तो वो फंड देगा, अभी देखिए, अभी मैंने कर देगा। देखिए, अभी मैंने देखिए नहीं, मैं ये बताया था कि देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच की जो बेग साहब बात कर रहे हैं ये गलत नहीं कह रहे, लेकिन मैं सिर्फ देखिए एक चीज को सोचना चाहिए कि आप ये समझ रहे हैं कि IMF अकेले ये काम कर रहा है, आप अमेरिका के पीछे नहीं है। IMF को ये करना चाहिए, मैं देखिए कमर्शियली नहीं करते, पॉलिटिकली भी करते हैं मेरे भाई, दैट इज वन फैक्टर, बट ये सोचना चाहिए दैट्स नॉट हाउ दे थिंक। नहीं देखिए उसके पीछे जो देयर हैज टू बी गिव एंड टेक, उसके भी कमर्शियल FATF, GSP प्लस और IMF पूरा रिमोट अंटिल टाइम के बिल्कुल। अब देखिए अब ये बात अल्टरनेट में देखिए, पहली बात ये कि जो IMF को हम कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं ना, उसमें घूम फिर के जो सबसे ज्यादा बड़ी जो जद पड़ रही है ना वो टैक्सेशन, हम टैक्स टू GDP रेशो कैसे बढ़ेगी, सारा फोकस इस पे जा रहा है। जब आपका GDP रेट ग्रोथ रेट कम हो और इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो इसका मतलब है रियल इनकम बहुत तेजी से कम हो रही है, और जब इनकम कम हो रही हो और टैक्स बढ़ा दें उस वक्त टैक्स इम्प्रूव कर रहे हो तो कहाँ से टैक्स ज्यादा जा रहा है, कहाँ से FBR कह रहा है टैक्स की कलेक्शन बढ़ गई है। GDP कम हो, इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ रही हो तो इसका मतलब है आपने सेविंग्स को यूटिलाइज किया है। सिंपल। GDP वैसे बढ़ रही है, टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। आपकी सेविंग जो होती है बचाने की बुनियाद वो कम हो रही है, उसमें सब खर्च हो रहा है। आप जो ऑल्टरनेटिव पॉइंट देखिए, मैं आपसे कर रहा हूँ कि ये जो आप बात फरमा रहे हैं, मैं फिर आपसे कह दूँ जो हमारे यहाँ एलीट कल्चर है वो एलीट कल्चर जो है वो नहीं टैक्स दे रहा। अगर आप मेरी बात पर नहीं मान रहे तो आप खुद भी, आपके जराये जो है मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, आप पूछ लीजिएगा। देखिए जब तक कि आप उनको टैक्स नेट लेके नहीं आएंगे उस वक्त तक कैसे इकोनॉमी चलेगी। देखिए वो लोग सिंसियर भी तो नहीं है ना, मैं नाम बता सकता हूँ कितने % लोग जो है जिन्होंने मतलब अकामी ले रखे, ये ले रखे, आर दे सिंसियर विद पाकिस्तान, दे आर नॉट सिंसियर विद पाकिस्तान। I got your point. On that note, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। It was wonderful talking to you. Ayub साहब, it's always great talking to you about economy. मिर्जा साहब, it's always wonderful कि आपकी insights हमें मिलती है, हम सीखते हैं उससे। नाज़रीन, there are important developments happening in the region. उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरब के दौरे के ऊपर हैं, एक तो ग्रीन इनिशिएटिव जो पाकिस्तान की वो काविश जो 3 साल पहले से शुरू हुई और अब इंटरनेशनली उसको सराहा जा रहा है, उसको एक तक़वियत मिली है। उसके साथ साथ जिस तरह मिर्जा साहब ने बताया कि इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। पाकिस्तान का सऊदी अरब में जाना, वहाँ नेगोशिएशन करना बिजनेस सर्कल्स के अंदर, उस वक्त जबकि IMF की आपकी नेगोशिएशन बहुत टफ मरहल में दाखिल हो गई है। दूसरी जानिब FATF में अगेन दे हैव केप्ट यू इन द ग्रे लिस्ट। तीसरी जानिब अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। चौथी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अफगानिस्तान में जो प्लान्स हैं अब उनको तकमील करने के लिए दे वांट एक्सेस टू पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान हैज कैटेगोरिकली स्टेटेड अप टिल नाउ द पॉलिसी इज कि हम एयर स्पेस नहीं देंगे। उसमें क्या तब्दीली आ सकती है, क्या सऊदी अरब के साथ नेगोशिएशन के बाद इज देयर एनी फ्लेक्सिबिलिटी, उसके प्रोज और कॉन्स क्या होंगे, क्या पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात उसके तहत मुतासिर हो सकते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइक स्ट्रेटेजिक गेम थियरी इज एट प्ले इन द रीजन। उस वक्त जबकि पाकिस्तान अपने ग्रोथ पाथ पे आ चुका है, GDP ग्रोथ रेट इस ईयर जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अराउंड 5% है, लेकिन इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में बढ़ना और कोविड के बाद जो इकोनॉमीज खुली हैं, इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर और करंट अकाउंट पे इम्पैक्ट है, ये पाकिस्तान को मुतासिर कर रहा है। नाज़रीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, हम फ्यूचर में भी इस प्रोग्राम में डिस्कस करते रहेंगे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्फाज हमारी सोच की अक्कासी करते हैं और हमारे रवैये उस समाज की जिसमें हम रहते हैं। इस समाज में जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ उनका हल भी है, आजमाइशें हैं तो आसानियां भी हैं, जुल्म है तो दर्द दिल रखने वाले लोग। देखिए समाज के सब रंग मेरे साथ प्रोग्राम समाज में। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छर मार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा न होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। आज मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन पाकिस्तान में मुकम्मल कर ली गई हैं। ये 10 करोड़ वैक्सीन जो है ये 6 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों को लगाई गई हैं, जिसमें से 3 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेट हो चुके हैं और 3 करोड़ लोग जो हैं उनको कम से कम एक वैक्सीन की खुराक लगी हुई है। तो ये तो अच्छी खबर है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने इसके अंदर शिरकत की है और वैक्सीनेशन का अमल जारी है, लेकिन अभी और बहुत मजीद काम करने की जरूरत है। और जैसे कि मैंने अपनी ट्वीट में आपसे 2-3 दिन पहले भी कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि 5वीं लहर कोई कोरोना की पाकिस्तान के अंदर ना आए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द तमाम लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन कराएं और खसूसी तौर पर इस बात का जरूर ख्याल रहे कि पहली जब आप खुराक लगाते हैं या एक सिंगल डोज लगाई जाती है तो उससे एक महदूद आपकी हिफाजत होती है और असल हिफाजत, मुकम्मल हिफाजत जो है उसके लिए दूसरी डोज लगाना बहुत जरूरी है। तो वो 3 करोड़ पाकिस्तानी जिन्होंने एक डोज लगवाई भी है और अभी तक अपनी दूसरी डोज के लिए नहीं आए, तो उनसे खसूसी तौर पर मैं अपील करूंगा कि वो जल्द से जल्द जो है वो अपनी दूसरी डोज लगा के अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करें। और बाकी जो पाकिस्तानी जिन्होंने अभी तक ये वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है, आप अपनी हिफाजत के लिए, अपने माशरे की हिफाजत के लिए, अपने पैरों की हिफाजत के लिए जल्द से जल्द ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही यव्वन, वही यासिन, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही स्वाहा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैबिनेट आवर में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेजबान अली जन्नत। मैं हूं सदर अली खान। नजर आने की हेडलाइंस पर। हिम्मत वाले, तुझ पे है निगाहें, शोर मचाइए।